हेलो सर, स्टार्ट कर दीजिए, लोग आ रहे हैं। अ, मुझे आज ये निमंत्रण दिया और एक जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मंथन करने की सोची, सामूहिक विचार गोष्ठी, बातचीत, प्राकृतिक खेती। देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि मुझे पूरे देश को साइकिल में घूमने का, देखने का मौका मिला है। 2008 में मैं और मेरे कुछ साथी कन्याकुमारी से कश्मीर तक घर, गांव, खेतों, किसानों, लोगों को मिलते हुए निकले थे, मिलने निकले थे। और खास तौर से तब इसलिए कि वही वो दौर था जिसमें किसानी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक किनारे से दूसरे किनारे तक देश में किसान आत्महत्या भी कर रहे थे और बड़ी तरह की पीड़ाएं थी जो किसानों से जुड़ी थी। उसी से प्रेरित होकर मैं और मेरे बहुत से साथियों ने यह तय किया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों को जाने समझें। और मुझे बचपन की याद है कि मुझे पढ़ाया जाता था, ये बताया जाता था कि सबसे महत्वपूर्ण इस देश में, जो इस देश की रीढ़ है, वो खेती बाड़ी है। ये कृषि प्रधान देश कहलाता है। लेकिन कितनी अजीब सी बात थी कि मैं जब एक बड़ी उम्र तक पहुंच गया तो वो धारणा ध्वस्त हो गई और जिसको रीढ़ की कहा जाता था देश की, उसी किसान की रीढ़ पर आक्रमण हो गया, वो टूट गया। उसका कारण ये था कि हमने जो भी विकास के मापदंड तय किए थे, हम और हमारे सवाल पेट से ऊपर उठ गए थे। हमको ये लगा, और पूरी दुनिया को भी, कि पेट भरने तक दुनिया नहीं है, बल्कि पेट से भी आगे दुनिया का एक वैभवता है जो जुटानी चाहिए। यह भी माना गया था कि हम कितनी ढेर सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, वही मनुष्य का एक सही और बड़ा बड़ा परिचय भी होगा। वरना हम में और अन्य जीवों में क्या अंतर है जो किसी भी कोने में कैसे भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, रह लेते हैं। मनुष्य है, अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए और उसको अपने जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते और सुविधाएं तैयार करनी चाहिए। और यही लगातार करीब हमने भी स्वतंत्रता के बाद अपनी कृषि प्रधानता को किनारे कर दिया और हम एक ऐसी दिशा में विकास की चल गए कि जिसका परिणाम आज हमें किसी न किसी रूप में दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरे जो अनुभव थे पूरे साइकिल यात्रा के दौरान, उसकी एक छोटी सी पुस्तक भी बनाई थी और योजना आयोग को भी दी गई थी। और वो अनुभव जो कहते थे, मैं कुछ आपके साथ बांटना भी चाहता हूं। वो इसलिए कि आप लोगों ने जो विषय रखा है, तो सवाल ये उठता है कि कितने प्राकृतिक रहे हम, कितने बचे हैं हम प्राकृतिक, और किस किसानों को थी। क्योंकि हमने प्राथमिकता है किसान किसानी से बदलकर हमने उद्योग को ही माना, क्योंकि यूरोप अग्रणी था दुनिया में यह बताने और जताने के लिए कि बड़े विकास संभव है तो वो उद्योगों के ही रास्ते से है। और ये जो लहर चली उद्योग क्रांति की, इसकी सबसे बड़ी और पहली चोट किसान किसानी पर ही पड़ी। और इतना ही नहीं कि अब आप देखिए कि ये कई तरफा की चोट थी, क्योंकि प्राथमिकता सारी दुनिया की बदल गई। अगर आप आज अमेरिका को देखें, जो दुनिया का बहुत बड़ा देश है, वहां 1% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में खेती बाड़ी। और दुनिया के मुट्ठी भर छोटे मोटे देश बचे हैं जिनकी पूरी सकल घरेलू उत्पाद में खेती की
भागीदारी बहुत ज्यादा है। जब हम स्वतंत्र हुए थे ये 60% थी, फिर 40% हुई और आज 12-13% के आसपास इसकी भागीदारी है। इसका मतलब साफ है, किसी और आर्थिक पहल ने खेती बाड़ी का ज्यादा स्थान लिया और वो सीधे और सरल साफ उद्योग क्रांति जिसे हमने कहा, उसने बड़ी जगह बनाई। अब आपको मैं कुछ तरह की बातों की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि दोस्त, एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है, जब हम स्वतंत्र हुए थे ये 60% थी, फिर 40% हुई और आज 12-13% के आसपास इसकी भागीदारी है। इसका मतलब साफ है, किसी और आर्थिक पहल ने खेती बाड़ी का ज्यादा स्थान लिया और वो सीधे और सरल साफ उद्योग क्रांति जिसे हमने कहा, उसने बड़ी जगह बनाई। अब आपको मैं कुछ तरह की बातों की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि दोस्त, एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है, इन सब की आवश्यकता निरंतर सबल रूप में हमारे जीने के लिए, लेकिन विकास के मतवालों ने इसको भी पीछे कर दिया। ये मान के चला कि ये तो ठीक है, जान के सवाल तो चल रहे हैं, जान, लेकिन अब जहान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम विकास में दूसरी दुनियाओं के किस तरफ कितनी तरह से हो सकते हैं, ये एक चुनौती अपने देश ने भी स्वीकारी और ये चुनौती इस रूप में चली गई कि आज ये देश कृषि प्रधान कम से कम दिखाई नहीं देता। वैसे सच तो यह है कि इस देश की आर्थिकी, इस देश का अस्तित्व और अस्मिता अगर किसी ने बचाई है तो इस देश के किसान ही है और ये स्वीकारना पड़ेगा। और वो इसलिए भी स्वीकारना पड़ेगा कि अगर कोरोना काल अभी जब आया था, कोविड-19 की जो महामारी फैली थी, मैं आईसीआर के डीजी साहब को यह कह रहा था, महापात्रा जी से, कि आपको इस समय सबसे बड़ी पहल करनी चाहिए देश में। वो इसलिए कि कोरोना काल में हमें वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के अवसर सब बंद हो गए थे। वो जो तमाम साधन हमने अपनी विलासिताओं के जुटाए थे वो स्थिर हो गए थे और अगर किसी तरह जान अगर कहीं बची, चाहे हम कितने भी बड़े लॉकडाउन में रहे, हमें सब्जी खाने को मिली, हमें भात दाल खाने को मिला, रोटी मिली, सब कुछ मिला, तो जीवन इसी ने बचाया। और इस कोरोना काल का सबक कम से कम हम सबको ये तो सिखाता है कि भाई अगर कभी बड़ी कोई महामारी या कभी पृथ्वी के साथ, जो प्रकृति के साथ हमने तमाम तरह के छेड़छाड़ किए हैं, ये अगर कहीं पे रुक गए तो जीवन तो हवा, मिट्टी, पानी और खेत के उत्पादों से ही संभव है। और ये सही भी है, सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन मेरे और आपके घर में चूल्हा जला, शिमला मिर्च भी मिली, प्याज भी मिला, खीरा भी मिला, बाजार में सब कुछ मिला और ये दिया था इस देश के किसानों ने। और इस देश के किसानों में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, वो इस देश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, खास तौर से मध्यम श्रेणी के परिवारों के लिए जो इस देश का बड़ा वर्ग है, क्योंकि इन्हीं के बीच में आलू, प्याज, आपके मेरे घर के गांव के चारों तरफ इन्हीं के बीच से बाजारों में, स्थानीय बाजारों में आता है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों के बीच में तो अब नए रिलायंस के स्टोर होंगे या इजी डे के स्टोर होंगे और इनके आने वाले सामान, इनके आने वाले जो उत्पाद हैं वो भी बड़े तबके के किसानों के माध्यम से है।
आपकी और मेरी जान अगर किसी के द्वारा बची है, पेट के सवाल अगर कहीं हुए, तो मध्यम श्रेणी के ही किसानों के, सीमांत किसानों की देन है हमारा जीवन। हमने क्या कर दिया ये सब कुछ जानते हुए भी? देखिए, सबसे पहले जो आपने एक शब्द कहा, प्राकृतिक खेती। चले जाइए 200 साल पहले, हम जब खेती करते थे तो सब कुछ गांव से जुटाते थे, और जुटाने का पानी या तो वर्षा का होता रहा या गूलों का होता रहा। बीज अपनी ही परंपराओं से जुड़े हुए बीज थे, और जो तथाकथित खाद होती थी वो हमारी मवेशियों और जंगल से जुड़े हुए पत्ती और इन सब से मिलाकर के हमारी खाद भी तैयार होती थी। मतलब खेती से जुड़े हुए जितने भी संसाधन थे वो गांव में ही जुटा लेते थे, और ये प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा उदाहरण था। और एक आपसी पारस्परिक निर्भरता थी, जंगल में निर्भरता थी और जंगल की हम पर निर्भरता थी अपने पनपने के लिए। सबसे पहले तो ये निर्भरता हमारी पूरी तरह टूट चुकी है। अब इस देश के जितनी भी वाटर बॉडीज आप देख ले, तालाबों को देख लें, कुओं को देख लें, आप जितने भी हमारे तमाम तरह के संसाधन जो खेती बाड़ी से जुड़े थे प्राकृतिक तरीकों से, वो तो ध्वस्त हो गए। और ये जो संस्कृति पैदा हुई खेती की, जिसे व्यापारिक कहते हैं, मैं तो अभी भी कहता हूं सभी जगह कि अब एग्रीकल्चर मत बोलो, कल्चर तो खत्म हो गया, अब एग्री कॉमर्स है, ये तो व्यापार है। और जब भी व्यापार होगा तो लोग कूद पड़ेंगे, बड़े बड़े स्टेक होल्डर इस पर कूद पड़ेंगे, और उसका उदाहरण सामने है। बताइए, आज अगर पानी की आवश्यकता पड़ती है तो आप डीजल पंप लगा देते हैं, ट्यूबवेल आ चुके हैं, और आप जब पानी नीचे से खींचते हैं तो आपको कीमत पड़ती है उस पानी की, जो पहले नहीं पड़ती थी। आज हरित क्रांति या बड़े उत्पाद के फेरे में सभी पड़ गए, और इसलिए अच्छे संकर बीजों को, बेहतर दर्जे के बड़ी कंपनियों के बीजों का जो चलन चला, तो उसने बीजों की कीमत भी बढ़ा ही कीमत नहीं बढ़ाई मात्र, बल्कि समय पर न मिलना, क्योंकि निर्भरता खत्म कर दी थी इसने हमारी अपनी पारंपरिक बीजों में, जो आज भी कुछ हिस्सों में देश के हल्के से मौजूद है, लेकिन बीजों के तौर तरीके बदल गए। बीज बढ़ते थे गांव में, एक बंधन था, एक ताना बाना हमारा आपस का ऐसा था कि एक दूसरे पर निर्भरता थी, वो सब ध्वस्त हो गई। मिट्टी, अब कृत्रिम मिट्टी आ गई। कोई खेत इस देश का शायद ही बचा हो जिसको एनपीके ना चाहिए, यूरिया नहीं चाहिए। और जब इस तरह के संक्रमित बीजों का, संकर बीजों का, हाइब्रिड सीड्स का आप उपयोग करोगे और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे, तो बीमारी तो को निमंत्रण तो हम खेतों में दे ही देंगे। और जब बीमारियां आएंगी तो स्वतः है कि आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदने पड़ेंगे। तो इसमें प्राकृतिक क्या बचा? और आप किसी छोटे किसान से अब आप किस मुंह से जा सकते हैं ये कहने के लिए कि नहीं, आप अभी भी अपने तरीके से चलो। वो बगल में बदलती हुई दुनिया देखता है, बगल में बढ़ते हुए उत्पाद को देखता है, नए बीजों से, नए तौर तरीकों से। वो एक ऐसे चक्र में क्यों रहे जिसने, जो सदियों से चलता था, बेहतर था, लेकिन सवाल पैसे का था, क्योंकि कृषि अब कैश पर चलती है। जब कैश और कृषि जुड़ गए
तो उसके उत्पादन की उसकी भी पहल और चहक उसको आ जाती है। तो हमने जितने भी संसाधन थे जो खेती से जुड़े थे और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, क्योंकि आज तो बड़े किसान जिनको ज्यादा बड़ा किसान माना जाता है और वही देश की जो तमाम सुविधाएं हैं खेती बाड़ी को लेकर के, वो उसका बड़ा लाभ उठाते हैं। चाहे किसी भी तरह की स्कीम्स चलती हो, घर का गरीब, गांव का गरीब की तो एक्सेस ही नहीं है, ये वहां तक पहुंचे, उन सुविधाओं को उठाए। और ऊपर से फिर ये रहा, लेकिन अभी जो दौर नया चला, और वो दौर था क्लाइमेट चेंज का। शहरी संस्कृति ने दुनिया में जलवायु परिवर्तन करके और हालातों को बदलकर अपने लिए तो संकट पैदा किया, लेकिन बड़ा संकट अगर कहीं पड़ा तो किसानों के हिस्से में आया, क्योंकि मानसून इरेटिक हो गया। जो समय पर वर्षा पड़ती थी तब नहीं पड़ती। देखिए अजीब सी बात है, पानी पानी पानी, ये बड़ा सवाल हो गया। जब नहीं पड़ता है पानी तो फिर पानी पानी होता है, और जब अत्यधिक पड़ जाता है तब भी पानी पानी होता है। बिहार आज सामने है, ये बहुत से उत्तर प्रदेश के गांव बाढ़ में है। तो पानी का स्वरूप देखिए, पानी बदल गए, मिजाज बदल गए पानी के। जब चाहिए तब पानी नहीं पड़ता, जब नहीं चाहिए तब पड़ता है, और इस हद तक पड़ता है कि जो बाढ़ और सर्वनाश को साथ लेकर आता है। तो हमने जो पूरी व्यवस्था बदल दी अपनी हरकतों से, वो एक बड़ी समस्या बन के आया। और मात्र बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, एक दूसरा बड़ा प्रकोप जो बीच में आया, और सारे देश की व्यथा भी है, जंगली जानवर। अब वो देश का कोई कोना ऐसा नहीं है कि एक किसान को बड़ी मार न पड़ रही हो जंगली जानवरों के आक्रमण से। वो नीलगाय हो, सुअर हो, दो उत्पादों के बीच में, पृथ्वी के दो जीवों के बीच में, मनुष्य और अन्य वन्य जीवों के बीच में एक अलग तरह की लड़ाई भी छिड़ चुकी है। और ये हमारे ही है। ये तो बात दूसरी है कि हम पर बुद्धि है इसलिए मनुष्य ने कमाल किया होगा, लेकिन ये मूक जीव का बड़ा प्रकृति और पर्यावरण पर योगदान है। बनस्पत मनुष्य के, मनुष्य ने तो सब खत्म किया, बर्बाद किया, लेकिन ये है जो आज भी किसी न किसी रूप में प्रकृति को बांधे और बनाए के रखे हुए। तो हमने जो एक प्राकृतिक खेती, जिसे खेती कहते थे, जिसका नाम एग्रीकल्चर रखा था, उसके तो सारे तरह के बर्बादी के रास्ते खत्म कर दिए। अब इस पूरी बीच में अब आप देखिए बड़ी चुनौतियां क्या है। कई तरह की बड़ी चुनौतियों के बीच में हम हैं, और ये कई तरह की चुनौतियां किस तरह से हैं कि सरकार ने पब्लिक सर्विस सेक्टर भी, पब्लिक सर्विसेज फार्मर्स के लिए जगह जगह ऐसे रास्ते निकाले कि वो अपनी सुविधाएं पब्लिक सर्विसेज से ले ले। लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने कभी भी अपनी यात्रा में या आज तक भी ये देखने सुनने में नहीं आया कि किसानों के हिस्से में जो जन सुविधा केंद्र है खेती बाड़ी से जुड़े हुए, वो कहीं प्रभावी रूप में उनकी सहायता कर चुके हों, खास तौर से मार्जिनल व स्मॉल फार्मर। क्योंकि वो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रखी है, और उसका लाभ भी पब्लिक सर्विस जो उससे जुड़ी है उसमें भी तमाम तरह के
अनियमितताएं होते हुए वो भी किसानों को सीधे बड़ा लाभ नहीं पहुंचा पाती। अब आखिर क्यों अब किसान किसानी एक बड़े महत्व का जगह हो? क्योंकि अगर आप देखें कि हमारी जो आज की वर्तमान व्यवस्था है, अगर हम किसी भी बेहतर खेती के दर्जे को आगे इस देश में बढ़ाना चाहते हैं तो तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चे कितने खेतों में वापस जाते हैं, सवाल यह है। क्योंकि हमारी शिक्षा एक ऐसी तरह की है जो आपको नौकरी के लिए प्रेरित करती है, जाइए नौकरी ढूंढिए, और फिर बेरोजगारों की लिस्ट हो जाती है खड़ी। एक तरफ देश की खेती मरती गिरती हो, वहीं कृषि से स्नातक बच्चे अगर धक्का खाते हो तो ये मैच क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं ये प्राविधान हो कि कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए बच्चे बेहतर खेती बाड़ी को जानते हुए, सबको जोड़ते हुए खेत पर ही उतरे, लेकिन वो सेवाओं पर ज्यादा उतारू हो जाते हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए। तो आप सोचिए किस बात की कल्पना की जा सकती है कि हम आने वाले समय में इस देश को एक सवाल फूड सिक्योरिटी का नहीं है, खाद्य सुरक्षा का सवाल नहीं है, वो तो उसके तो नजदीक है हम, पर सवाल किसान सुरक्षा का है, फार्मर सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हो चुका है। वो कैसे जीवन जिएगा? कौन होगा आने वाला किसान जब एक एक करके सब चीजें खत्म हो? क्योंकि बाजारी हालत भी ठीक नहीं है। एक छोटा सा किसान एक प्राकृतिक उत्पाद को लेकर अगर जाएगा, अगर किसी तरह से उसके पास बेहतर दर्जे के कौन से रास्ते हैं, वो उसमें वैल्यू ऐड भी करता है या जुटा लेता है अपना पानी वानी। और आप जानते हैं, सब विद्यार्थी हैं, आप सब लोग जानते हैं विज्ञान कि एक खेत को अगर आप बांध देते हैं प्राकृतिक खेती से या उसके तौर तरीकों से, तो आप उसको केमिकल फ्री नहीं कह सकते, क्योंकि वर्षा का पानी है। आप जो सिंचाई करेंगे वो चारों कोनों से आएगा। आपने धरती के नीचे से लिया तो वहां पे भी आप पॉल्यूट कर चुके हो। अब बहुत सी चीजें असंभवता के नजदीक भी जा चुकी हैं। इसलिए अभी जो आवश्यकता है कि पहले बात खेती के ढांचे को बेहतर दर्जे का बनाया जाए, उसको इतना बेहतर किया जाए कि लोग खेती बाड़ी को सम्मान समझें। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से एक बड़ी सवाल यह भी है और खड़ा होता है कि आखिर हम कितने इस ओर गंभीर है कि देश की किसान किसानी फिर वही दर्जे में पहुंच जाए जिसके लिए देश जाना जाता था। क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं सरकारों की और हमारी वो किस तरफ है? क्योंकि अगर वो प्राथमिकताएं खेती से जुड़कर बड़ी होंगी तभी हमारे ध्यान भी होंगे, तभी हम इसको ऊपर भी सोचेंगे। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि खेती की तरफ न जाने के लिए फैशन बतौर, कभी कभी मैं देखता हूं बड़े से युवा लोग होते हैं कि हम खेती बाड़ी में जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, पढ़े लिखे हैं, वो बाजार उनको उनको मूव करने वाला, उनको प्रेरणा मिलती है बाजार से, उनको खेत से प्रेरणा थोड़ी ना मिलती है। वो 4-5 बच्चे, मैं खुद जानता हूं कईयों को, लोगों को, वो खेती के बाजार वाले हिस्से में ज्यादा रुचि रखते हैं, खेती वाले हिस्से में उनकी रुचि उतनी नहीं है। लेकिन एक समय था, आपको पता है, एक बड़ा बात कही जाती थी, चकोर ने कही थी, उत्तम खेती मध्यम बान, निम्न चाकरी भीख समान। ये सुनते थे आप लोग और मैंने भी पढ़ा। मतलब सबसे
पहला उत्तम खेती को माना जाता था मध्यम बान, बान माने बिजनेस, व्यापार को मध्यम माना जाता था। निम्न चाकरी, सबसे नीच काम, निम्न काम में चाकरी, नौकरी मानी जाती थी कि भीख मांगने के समान है। उत्तम खेती, मध्यम मान, निम्न चाकरी, भीख समान। अब ये सब पलट गया। और ये पलटा कैसे? अब ये हो गया मध्यम चाकरी, नौकरी मिल जाए, मध्यम चाकरी, उत्तम बान, बिजनेस तो आज सबसे बड़ा है। अपने देश के उद्योगपति दुनिया में पता नहीं बहुत नजदीक, टॉप के नजदीक पहुंच चुके हैं। मध्यम चाकरी, उत्तम बान, नीच किसानी, भीख समान, निम्न किसानी, भीख समान। सबसे बेकार काम किसान किसानी पे छोड़ दिया गया। घाघ ने ये कहा था। अब देखिए आज हमने सब बदल दिया, उस किसान को हमने पीछे छोड़ दिया और ये मान के चला गया कि किसान, क्योंकि यही कारण है कि अगर आप देश में एक सर्वेक्षण करें और एक सामाजिक स्तर किसान का निकालने के लिए गणित लगाएं कि सबसे बेहतर सामाजिक स्तर किसका माना जाता है, पहले किसान को माना जाता था। भोजन का रास्ता किसान से होकर गुजरता था। आज उसके हालात ये हैं। एक बार मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि किसान की परिभाषा क्या जानते हो, कैसे पहचानते हो किसान को? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा किसान ओ जिसकी एक टर्बन होती है, टोपी फटी वटी सी, और हाथ मिट्टी गोबर के लदे हुए, फटे हुए से कपड़े गंदे। ये किसान की परिभाषा हमने अपने आने वाली पीढ़ी को बताई है। हमने किसान को कभी भी वो दर्जा, महत्व नहीं दिया और ये नहीं बताने की कोशिश की कि अगर आप जिंदा हैं और मैं और रहेंगे, वो किसान की ही कृपा से रहेंगे। जब हम आज सबसे बड़े कौन है, फिल्मी हीरो, क्रिकेटर, पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ बड़े पदों में अगर पहुंच गए होंगे तो वो होंगे, और सबसे नीचे की श्रेणी में अगर कोई होगा तो किसान होगा। जब हम ये सम्मान अपने समाज में किसान को देंगे और अगर उसको सम्मान देने के रास्ते उसका व्यापारीकरण कर देंगे, बाजारीकरण कर देंगे, तो फिर इसके नाम पर भी कुछ मुट्ठी भर के लोग उस किसान किसानी को कहां पहुंचा देंगे और कैसा कर देंगे, परिणाम आपके सामने है। आज आप बड़े स्तर के बीज, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, उन बीजों की कीमत कितनी हो गई। पानी भी अब कीमत में ही मिलता है, खाद कीमत में मिलती है, लेकिन वो गरीब किसान के उत्पाद की कीमत बड़ी नहीं होती, बल्कि उसे भी बिचौलिए उठा लेते हैं। मैं जब पूरी यात्रा कर रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकारें भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती हैं, वो गरीब गांव का एक किसान जो 5 बोरी 5 सैक्स अनाज के होंगे, वो कोई एक पूरा ट्रैक्टर करके थोड़ी ना जाएगा, तो बिचौलिए उसके गांव से उठा लेते हैं और पहले ही खरीद भी लेते हैं। उसको बेचारे को सुविधा भी लगती है और वो बिचौलिए उसका एमएसपी ले लेते हैं या दूसरे रास्ते निकालते हैं। मनी लेंडर भी देखिए आप, जो महाजन है, वो पहले ही पैसे बिछा देते हैं और वही एमएसपी भी कहीं प्राप्त करते हैं, या वो बड़े बड़े जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं, चीनी मिल, आटा मिल और क्या क्या, इनमें का माध्यम वो बनते हैं, पर किसान के हिस्से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब देखिए आप इस बात को समझिए, मैं खेती के सवाल जब खड़े होते हैं तो आप आधारभूत ढांचे पर, आधार जो जड़ें हैं जहां से हम हिल चुके हैं, उनकी चर्चा पहले करें और समझें, तभी आप तमाम तरह की खेतियों की कल्पना कर सकते हैं। किससे करवाएंगे हम खेती आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में? क्योंकि हमने खेती में वो आकर्षण तो रखे ही नहीं।
और आकर्षण रखे भी हैं तो वो इतने बदसूरत हैं कि वो पूरी व्यवस्था को आने वाले समय में चरमरा भी देंगे। ये भी बड़ा सवाल है कि अब आप देखिए, एक किसान को गंभीरता से किसानी करनी हो तो उसे कितनी जगह भटकना पड़ता है। पहले बीज लेने भी जाएगा भाई, फिर जाएगा वो जो ट्यूब जो पानी के पंप लगे हैं, फिर खाद के लिए भटकेगा जो कभी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि पहले तो वो अपने पे निर्भर था, अपने रास्ते बनाता था, वो खाद भी नहीं मिल पाती उसको। और मर कट के वो किसी तरह अगर कुछ पैदा करता है तो या तो जंगली जानवर खाएंगे और जो बचेगा उसको बाजार ले जाने तक का बड़ा संकट है, और बाजार में भी पहुंचा दिया तो उसको लूट लेते हैं। उसका उदाहरण मैंने राजस्थान में देखा। मैं जब राजस्थान से साइकिल यात्रा में गुजर रहा था तो कम से कम 1100 ट्रैक्टर खड़े थे एक लाइन में, और उन्होंने कहा वो 2 दिन से खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में उनको अपना आलू रखना था, और स्टोरेज में रखना था। लेकिन जो स्टोरेज के मालिक थे, कोल्ड स्टोरेज के मालिक थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे वहां के, और उस कोल्ड स्टोरेज में वो 2 से 3 दिन में खड़े थे, लेकिन कभी उनका नंबर नहीं आया। बाद में पता चला कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि जब किसान थक गए तो वो ट्रैक्टर फिर मंडी में ले गए और लुटे हुए कीमतों में दे दिया। और आश्चर्य की बात ये थी कि जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब थे, उन्होंने मंडी में सस्ता खरीदकर फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। तो ये ठगी जो किसानों के साथ है वो एक बड़ी ठगी है, और ये चलती रहेगी, क्योंकि हम अभी पूरी व्यवस्था को समझने में बड़े चूके हुए हैं। और मैं तो हमेशा बार बार सोचता हूं कि अगर किसान कितने ही रूप में आंदोलनों में भी आगे आए, अपनी कीमतें न मिलने पर उन्होंने कभी दूध फेंका, कभी ये फेंका, लेकिन हम शर्महीन समाज कभी बड़े रूप में उनके साथ नहीं जुड़ सके। एक बड़ा समाज आज भी उनके साथ खड़ा नहीं है। अब आप देखिए, जब इतने धक्के खाता है किसान और कुछ भी पैदा कर रहा है और उसके लिए एक बाजार नहीं है अगर, तो काहे पैदा करे। अपने खाने के अलावा उसको जरा सा जो सरप्लस मिल जाता है उसे दूसरे लूट के ले जाते हैं, उसके फटे हालात हो जाते हैं। इसलिए या तो आत्महत्या के रास्ते हैं, या उसको छोड़ने के रास्ते हैं, बेचने के रास्ते हैं। क्योंकि हमने अपने कभी एक ऐसे बैंक की कल्पना नहीं कही जो किसान बैंक के नाम से जाना जाए, और ये किसान बैंक वो हो जो एक तरफ जो भी उत्पाद किसान पैदा करें, ये बैंक उनसे खरीदकर और अपने तरीके से बेचने के रास्ते तैयार करे। वो किसान बैंक सीधे किसानों से ले एमएसपी जो भी होती होगी, और उस किसान बैंक से जुड़े हों उस गांव के चारों तरफ के युवा लोग, और वो उस पर मूल्य वृद्धि करे। अगर गेहूं है तो आटा बनाए, अगर पैडी है तो चावल बनाए, और जो कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाजार में। अब ये क्या जरूरी तो नहीं है कि आशीर्वाद का ही आटा खाना है या अन्नपूर्णा का खाना है। अब ये आटा बनाना कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ये तो घर गांव में उनका नेटवर्क हो, अपना ग्रिड हो जगह जगह। लेकिन ऐसा किसान बैंक जो एक तरफ उनके उत्पादों को खरीदे, उनको लोन दे, जब उत्पाद आ जाए उत्पाद से ही लोन अपना घटा दे,
कैश रिटर्न की व्यवस्था ना हो और ये बैंक ही उनमें वैल्यू ऐड करे, उसके बड़े सैक बना के जो भी व्यवस्था है, और फिर आज और हर गांव 4-5-6 गांव के बीच का किसान बैंक हो। तब अगर ऐसी व्यवस्था होंगी तो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की जा रही है वो इस कहीं शायद उनको कहीं सांसें मिल जाएं जो उनकी टूट रही हैं। तो किसान बैंक की कल्पना की बात हमने कही कि वो एक नॉलेज बैंक भी होगा किसान के लिए, और ये किसान बैंक की जाने कहां से बीज आने, कहां से खाद आने, वो किसान, छोटे स्तर के किसान को भटकना ना पड़े, जो इस देश की 50% उत्पादन का भागीदार है, उसे कितना भटकना पड़ता है। सुना कभी आपने बड़े किसान ने आत्महत्या कर ली? घर गांव के छोटे किसान हैं जिनको ये गुजरना पड़ता है इस पीड़ा से। एक बारिश नहीं पड़ेगी तो फसल गई, उसके पास कुछ नहीं है। ढांचागत विकास के नाम तक हम अभी तक उसके बाद बेहतर तरीके से नहीं पहुंचे। एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए वहीं से बीज मिले, वहीं से खाद मिले, वहीं से उसको सारी व्यवस्थाएं मिले, और जब उसका उत्पाद पैदा हो उसी किसान बैंक में आए, वही वैल्यू ऐड हो, वो जो भी बढ़िया प्राइस मिलेगा किसान बैंक उसको फर्दर बांटे, और ये एक ढांचा होगा विकेंद्रित विकास का किसानों के लिए। ये मेरे और मेरे साथियों की कल्पना थी जब हमने पूरी यात्रा की थी। एक दूसरा बड़ा सवाल वो ये है कि दोस्तों, जिस तरह से आज खेती की भूमि हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है, और खास तौर से वो खेती की भूमि जो छोटे और सीमांत किसानों का, जिसमें एक हक था, वो किसान कहलाते थे, मजबूरी में वो अब बिकने लगी, और रियल एस्टेट बिजनेस हो या बड़े उद्योग कारखाने, ये एक एक करके खेती को, भूमि को लील रहे हैं। इसलिए हमने ये भी कहा, कि अभी एक और एक्ट आना चाहिए, और ये एक्ट होगा जिसे हम एग्री एक्ट के नाम से जाने। एक कृषि नीति होनी चाहिए कि हर एक राज्य का एक खास हिस्सा जो खेती पर समर्पित है उसे कोई नहीं बेच सकता, और वो इस पर तय होगा कि उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उस राज्य की पॉपुलेशन के लिए फूड कितना चाहिए, और उस फूड के आधार पर वो उतना खेती किसी भी हालत में वो बिकनी नहीं चाहिए। जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट 1980 में बना था, जब जंगल खत्म होने लग गए थे, तो ये मान के चला गया कि हर एक राज्य को अपनी 33% भूमि को फॉरेस्ट के अंदर रखना पड़ेगा, और फॉरेस्ट एक्ट आया। आपको, मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में कि अब एक एग्री एक्ट आना चाहिए, हर राज्य के पास एक सीमित भूमि, किसी भी तरह से वो दूसरे उपयोगों में ना आए, तब इस देश की खेती बाड़ी किसानी बचेगी। हम यूरोप के स्कैंडिनेविया वाले कंट्री नहीं है, हम एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और खेती बाड़ी ही सबसे बड़ा रोजगार है इस देश का। लेकिन अगर मुट्ठी भर के उद्योगपति किसी एक ऐसी जमीन में जिसमें 50 किसान जुड़े हो, वो एक छोटे उद्योग के लिए ले लेते हैं, तो 50 घरों का सम्मान भी जाता है। क्योंकि मैं जब बेंगलोर की यात्रा के पास था, तो मैंने देखा और मैंने पाया कि वहां पे जो बेंगलोर का एयरपोर्ट बनाया गया, उस एयरपोर्ट में किसानों की बहुत बड़ी जमीन ले ली गई। जब मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे किसान, एक व्यक्ति साइकिल में मिला, उसने मुझसे कहा, मैं बात कर रहा था,
उसने कहा कि साहब मेरी तो जो जमीन थी वो एयरपोर्ट के लिए खरीदी गई, और वो जो जमीन खरीदी गई वो अंगूर की खेती करता था, और उसके अंगूर की खेती बहुत बढ़िया थी। उसने कहा कि जब मुझे मेरी खेती खरीद दी गई, एक अच्छे प्राइस मुझे बताए गए, मैंने खरीदी, और उसके बाद जो पैसा मिला, मैं और मेरा परिवार उस पैसे से पागल सा हो गया। मेरी पत्नी ने गहने खरीदे, मेरे बेटे ने एक सेकंड हैंड मारुति कार खरीदी, और हम कुछ दिन उसमें घूमे, पर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। और वो साइकिल में बैठकर एक दूसरे बड़े किसान के यहाँ नौकरी के रूप में काम करने जा रहा था। तो जब देश में किसानों के हालात हम अगर ऐसे कर देंगे, तो प्राकृतिक खेती का जो सबसे बड़ा अंग है, प्रकृति और प्रकृति का उत्पाद वो किसान, उसका सम्मान करना नहीं जानेंगे, उसे लूटने के फिराक में रहेंगे, तो आप और मैं क्या कल्पना कर सकते हैं कि क्या हम अपने देश के लोगों को सम्मान दे पाएंगे। और एक बात आप और मैं ठोक कर जान लें कि इस कोरोना काल ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग खेती बाड़ी ही होगी। और ये भी सच है, क्योंकि अगर अमेरिका का 1% हिस्सा ही अब जीडीपी का है, ऐसे ही चाइना ने भी अपनी प्रतिशत गंवाई है, ऐसे ही जापान, इंग्लैंड 1-1, 2-2% खेती बाड़ी करते हैं। तो ये बड़ा सुअवसर होगा देश के लिए कि हम अपने उद्योग, कृषि उद्योग पर टूट पड़े, उसी को करें, एक नए सिरे से खेती बाड़ी का सम्मान करते हुए, सबको जोड़ते हुए चलेंगे। तो जो बार बार टुकड़ों में कहा जाता है कि देश की वापसी बड़ी मजबूत होगी, मुझे लगता है कि अगर देश की वापसी के बड़े रास्ते अगर हम कहीं तलाश रहे हैं, उनमें से एक हमारी खेती बाड़ी भी बन सकती है। एक बड़ा हिस्सा आज भी देश का किसान किसानी से ही अपने रोजगार ढूंढता है, और इस सारा देश के जितने भी लोग हैं, उनका पेट तो खेत ही भरता है। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं हम। और प्राकृतिक खेती के अगर सारे तौर तरीके जो इस देश की परंपरा का हिस्सा है, जब इसको एग्रीकल्चर कहा जाता रहा होगा, खेती बाड़ी समझा गया होगा, मवेशियों को मिला करके, जंगल को मिला करके, और पूरे उन पर्यावरण के सभी को जुटा करके जब हम खेती करते थे, वो एक सत्य में प्राकृतिक खेती थी, एक स्थिरता थी, उसमें सस्टेनेबिलिटी थी, और भागीदारी की खेती होती थी। अगर हम ऐसा नई तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम एक नए इतिहास को रच सकेंगे। वरना मित्रों, साफ सी बात है कि आज अपने देश में अगर सबसे बड़ी पीड़ा से कोई गुजर रहा है, उस देश के किसान है। और इसी के साथ मित्रों, मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, और 5-7 मिनट में कोई जो आपके सवाल है मैं उनका जवाब दूंगा। और आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। लाइव पर्सन है, वो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो जी, तो उसको लाइव ला लिया जाए, वो आपसे एक जरूर क्वेश्चन कराइए। करेगा। नमस्कार जी सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा नाम राघवेंद्र है, मैं जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ सर, कृषि विश्वविद्यालय से ही पढ़ा हूँ। जी। तो सर मैं भी थोड़ा प्राकृतिक खेती से धीरे धीरे स्टार्ट किया हूँ, लेकिन उसको बाजार मिलने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे बाजार नहीं मिलता, फिर वही लोग उसी भाव में लेते हैं, और आजकल ये झूठी कंपनियां ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के हमारे प्रोडक्ट को भी नीचा साबित कर देती हैं। इन सब के चंगुलों से कैसे बचा जाए, ये बहुत दिक्कत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आजकल वैज्ञानिक खुद बोलते हैं कि आप इसको करिए, ज्यादा पैदावार होगी, ज्यादा होगी, फिर अल्टीमेटली वो
WHO के द्वारा एक लॉबी और उसकी एलोपैथी की दवाइयां, ये पूरी चेन, ये पूरा सिस्टम एग्रीकल्चर में। मैं कितने जगह पे गया हूँ जहाँ देसी पौधे नहीं मिले सर मुझे, कटेल, मतलब बहुत कुछ, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ सिस्टम से। ठीक कहा बेटा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और ये एक आप है, लेकिन मैंने जब यात्राएं की तो मैं ऐसे आप जैसे बहुत से मित्रों से मिला। लेकिन मैं फिर भी मित्र एक बात कहना चाहता हूँ, हताशा जी और निराशा कभी भी हमारा उत्तर नहीं बन पाती। आपने जो शुरुआत की है, आप से मेरा अनुरोध है कि देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि आप जितने नजदीक के बाजार में जाएंगे, आप जहां आपके व्यक्तिगत संबंध भी होंगे, जहां आप अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अपने कंज्यूमर को कन्विंस कर पाएंगे। मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि यहाँ पे जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे 2 युवा लोगों ने, ग्रुप ने, एक ग्रुप था जिसमें गांव से तमाम संसाधनों को, जो उनके उत्पाद से सीधे दिल्ली से जोड़ा। और उन्होंने अपनी, देखिए, एक और इसमें यथावत पूरी कोशिश है कि ये कितना प्राकृतिक हो सकता है, और उन्होंने उसके बाजार को पनपाने की कोशिश की, मेहनत की। एक इन्होंने बड़ा लाभ भी उठाया, मैं उनसे मिलता रहता हूं। दूसरा, एक और ग्रुप है, एक रॉबिन नागर वैली कल्चर करके एक ग्रुप है, जिन्होंने सीधा सीधा सरल तरीके से एक किट बना रहे हैं, हिमालयन बास्केट उन्होंने उसका नाम रखा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान की बास्केट चले, बिग बास्केट, वो पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो दुर्भाग्य है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता एक ऐसी बिगड़ चुकी है। लेकिन आप अपने छोटे स्तर पर लगातार लंबे समय तक कोशिश करेंगे तो ये इतना समय दिया हम लोगों को, और ये लोग इस लेक्चर को जो भी सुन पाए अभी लाइव में देखे हैं, और लेटर ऑन बहुत लोग देखेंगे इसको, और ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा सर। आप हम लोगों को ज्वाइन किया, और हम चाहते हैं इस तरीके से आप फ्यूचर में भी एक आध हम लोगों को प्रेरणा स्रोत इस तरीके से लेक्चर देते रहेंगे, तो सर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। निश्चित रूप से मैं आपके संगठन के साथ जुड़ना चाहूंगा। मेरा एक अनुरोध है, जरा सभी साथी अगर सुन रहे हो, मेरा एक YouTube चैनल है, उसका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के नाम से, उसमें एक मिनी सीरीज अर्थ की चल रही है। अगर वो सब लोग देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएगी। मुझे आशा है जिन लोगों ने भी मुझे सुना है वो उस YouTube चैनल को आप अपना सब्सक्राइब करें। लिंक शेयर कर दीजिए सर, वो लिंक शेयर कर दीजिए, हम लता जी से ले लेंगे, और वो मैं सर्कुलेट कर दूंगा इस पेज के माध्यम से, और मोस्टली मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा सर, सब लोग देखेंगे सर, और मैं खुद धन्यवाद दोस्त, आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत थैंक यू सो मच।